हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग ज्यूरिस में एक और नया स्कूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सोशियोलॉजिकल स्कूल, समाज शास्त्रीय शाखा। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो ज्यूरिस्ट हैं समाज शास्त्रीय शाखा के, रॉस्को पाउंड, ROSCOEPOUND, रॉस्को पाउंड हम देखेंगे। इनका टाइम पीरियड आप लिखें रॉस्को पाउंड का 1870 टू 1964, 1870 से 1964 तक का इनका टाइम रहा। जो रॉस्को पाउंड थे उन्होंने विधि की जो बात की उसमें बहुत ज़्यादा ये बात की कि विधि का काम होता है, एक मतलब एक कार्य करना होता है विधि को समाज में, वो यूं ही नहीं होती। तो उन्होंने पाउंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द फंक्शनल आस्पेक्ट ऑफ लॉ। उन्होंने विधि के क्रियात्मक पहलू पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया। इसलिए इनके स्कूल को फंक्शनल स्कूल भी कहा जाता है, क्रियात्मक शाखा भी इसको कहा जाता है। उन्होंने कहा कि विधि यूं ही नहीं होती है किसी सोसाइटी में, विधि होती है सोसाइटी में। का क्या मतलब है कि एक जो सोसाइटी होती है वो कुछ रूल्स पर चलती है, कुछ नियमों पर चलती है, फंक्शन रन करती है। तो वो जो नियम, जो रूल्स, जो उन्हीं को कानून कहा जाता है, विधि कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि विधि यूं ही नहीं बनानी चाहिए, विधि का एक एक ड्यूटी होती है, विधि का एक टास्क होता है, और उसके अकॉर्डिंग समाज चलना चाहिए। और विधि का वो क्या कार्य है, इस बात पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित किया। इसलिए उनके स्कूल को क्रियात्मक शाखा या फंक्शनल स्कूल कहा जाता है। तो उन्होंने पॉइंट्स में आपको बताती हूँ कि उन्होंने उनके मेन फीचर्स क्या हैं जो उन्होंने ये स्कूल दिया, फंक्शनल स्कूल दिया। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो लॉ है उसका एक सब्जेक्ट मैटर जो होता है ना, किसी भी चीज़ पर जो कोई काम करता है, जैसे आप किसी चीज़ पर बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपकी विषय वस्तु क्या है। तो वो कहते हैं कि विधि की विषय वस्तु लोगों का हित है, लोगों का, जो समाज के मेंबर्स हैं, समाज के जो लोग हैं रहने वाले, उनके हित, उनके बेनिफिट्स का मतलब आप क्या समझेंगे कि लोगों का भला किस में है, ये विषय वस्तु होनी चाहिए विधि की, कि वो कॉन्सेंट्रेट किस पर करे कि लोगों का हित किस में है, ये विषय वस्तु या ये सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए लॉ का। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ इज बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि विधि जो है उसका कार्य क्या होना चाहिए, लोगों की नीड्स, लोगों की आवश्यकताएं और लोगों की रिक्वायरमेंट्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना विधि का काम होना चाहिए। समाज में जो विधि है उसका काम होना चाहिए लोगों की आवश्यकताएं, उनकी नीड्स को पूरा करना। और नंबर 2 ये कहते हैं कि ड्यूटी ऑफ लॉ, कि लॉ की ड्यूटी क्या है, लॉ का कर्तव्य क्या है। वो कहते हैं कि लॉ का जो ड्यूटी है समाज में, वो उसको ये करना चाहिए कि सामाजिक रूप से सबसे मूल्यवान उद्देश्यों को वो छांटे। मूल्यवान उद्देश्य मतलब जैसे एक हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, जो पहले सोसाइटीज़ होती थी उसमें लोगों के जो बेनिफिट्स थे उसमें नंबर 1 उनको ये चाहिए, नंबर 2 ये चाहिए, नंबर 3 ये चाहिए, नंबर 4 ये चाहिए। तो उनके जो हित हैं, उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको वैल्यू, उनको मूल्यांकन करें उसका, कि इनको ये वाली चीज़ सबसे पहले चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, तो उसका मूल्यांकन करना। तो ये सुनिए, ड्यूटी ऑफ लॉ क्या है अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड। वो कहते हैं ड्यूटी ऑफ लॉ इज टू चूज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ सोसाइटी एंड टू अचीव द सेम, कि सबसे इम्पॉर्टेंट एम क्या है सोसाइटी में विधि का, और उसको अचीव करें, कि ये होना चाहिए और उसको हम अचीव करें, उसको प्राप्त करें। तो सामाजिक रूप से सर्वाधिक मूल्यवान उद्देश्यों को चुनना और उन्हें प्राप्त करना विधि का ड्यूटी है, विधि का, लॉ का कर्तव्य है। और वो क्या कहते हैं कि मेन टास्क क्या है, मेन टास्क ऑफ लॉ, विधि का जो मुख्य कार्य है वो स्टेबिलिटी और मूवेबिलिटी, स्थिरता और परिवर्तन के बीच में संतुलन स्थापित करना, इसका मेन कार्य होना चाहिए, मेन टास्क होना चाहिए विधि का, एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर। अब वो कहते हैं कि हित, इन्होंने ये बात कह दी कि लोगों के हितों को ढूंढना और उसको प्राप्त करना इसका काम होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि लोगों के जो हित हैं 1 2 3 4, उसको कैसे वैल्यू दें, उसको कैसे बताएं, वैल्यूएबल मतलब कौन सा हित सबसे
फर्स्ट होना चाहिए, कौन सा हित सेकंड होना चाहिए। तो कौन सा हित कितना वैल्यूएबल है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं कि कौन काम करे, विधि शास्त्री। अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड जो विधि शास्त्री हैं वो इस बात का अध्ययन करें कि कौन सा हित सबसे बड़ा है लोगों के लिए, कौन सी चीज़ से उनका सबसे ज़्यादा भला होने वाला है, कौन सा बेनिफिट उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस बात का वैल्यूएशन, इस चीज़ का मूल्यांकन विधि शास्त्री करें। और इसके लिए पाउंड कहता है, रॉस्को पाउंड कहते हैं कि विधि शास्त्रीय कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें, समाज शास्त्रीय तकनीक का इस्तेमाल करें, जिसको उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट इनका थ्योरी है वो सोशल इंजीनियरिंग की है, जिसमें वो कहते हैं कि लोगों के हितों को ढूंढना, उनको वैल्यू देना, ये काम विधि शास्त्रियों का है। और इसके लिए उन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है, विधि शास्त्रियों ने जो तकनीक इस्तेमाल करनी है उसको उन्होंने सामाजिक अभियांत्रिकी का नाम दिया, सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया, जिसमें विधि शास्त्री क्या करेंगे, हितों को ढूंढेंगे, उनके बेनिफिट्स को, कि लोगों के हित किस में है, लोगों का भला कैसे हो सकता है। तो लोगों के हितों को ढूंढना, कौन सा हित कितना बड़ा है उसको वैल्यू देना, उसको नंबर देना, कौन सा छोटा है, ये सब एक तरीके का उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट है, एक तरीके का प्रयोग है। इसीलिए रॉस्को पाउंड की इस सिद्धांत को एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी कहा जाता है रॉस्को पाउंड के सिद्धांत को। इस प्रकार सामाजिक इंजीनियरिंग कहा जाता है जिसको, कि सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग का क्या मतलब हुआ? सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि पाउंड ने कहा कि विधि को जो सोसाइटीज़ के क्लेम्स होते हैं, सोसाइटी के क्लेम का मतलब होता है क्लेम या जो डिमांड्स होती हैं एक सोसाइटी की, जैसे हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारे क्लेम्स क्या हैं, हमारी डिमांड्स कौन सी हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारे लिए विधि क्या करे, मतलब किस तरीके की विधि हमें चाहिए, लोगों के हित किस में हो सकते हैं। तो इसको उन्होंने कहा कि पाउंड ने कहा कि विधि को सभ्य समाज में विद्यमान दावों और मांगों की पूर्ति करने वाला एक निकाय माना उन्होंने। एक निकाय मतलब एक टूल माना, एक माध्यम माना। टूल होता है या माध्यम होता है कि जिससे हम कुछ चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो विधि है वो समाज में रहने वाले लोगों के क्लेम्स या दावों या उनकी रिक्वायरमेंट्स या उनकी मांगों को पूरा करने का एक माध्यम है, एक टूल है। तो आगे वो कहते हैं कि इस तरह विधि का, लॉ का जो एक टास्क है, एक काम है, सामाजिक इंजीनियरिंग का है, सोशल इंजीनियरिंग का है, सामाजिक अभियांत्रिकी उन्होंने जिसको नाम दिया। और उन्होंने कहा कि आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो डिमांड्स और जो दावे हैं, जो मांगे हैं लोगों की, उनको सिर्फ वहीं तक विधि को पूरा करना चाहिए कि मतलब विधि ऐसी बननी चाहिए कि जिससे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा मांगों को, बहुत लोगों की मांगे अनलिमिटेड हो सकती हैं, तो हमें का मतलब है विधि को उन्हीं मांगों को, उन्हीं दामों को, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को, उन्हीं डिमांड्स को पूरा करना चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े। सेक्रीफाइस का मतलब है कि जिससे जो सोसाइटी मैनेज्ड सोसाइटी है उसका मैनेजमेंट ना बिगड़ जाए, लोग जो समाज की व्यवस्था है वो ही ना बिगड़ने लगे। मतलब इतना ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट्स या लोगों की डिमांड्स को पूरा करते करते ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लॉ ऐसे बना दिए जाएं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए लॉ इस तरीके के बने कि जो सोसाइटी का मैनेजमेंट है, जो समाज की व्यवस्था है, वो ही खराब होने लगे। तो इसके लिए थोड़ा सा विधि को ये भी देखना चाहिए कि समाज की व्यवस्था ना बिगड़े। और उन्होंने क्या कहा, सेकंड काम जो विधि का होना चाहिए वो विधि के कामों के बारे में, विधि के टास्क क्या होने चाहिए, इसीलिए पूरा इनका जो सिद्धांत है वो इसी पर बेस्ड है। और उन्होंने क्या कहा सेकंड, दूसरे जगह पर, कि जो सोसाइटी में कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स हैं, कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स का मतलब है प्रतिस्पर्धात्मक जो हित हैं, प्रतिस्पर्धात्मक हित, कि कुछ लोगों के ये हित हैं, उनको इसमें भला लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए दूसरे चीज़ों में उनका भला हो रहा है, या बेनिफिट्स अलग अलग तरीके के हैं। तो इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों कॉम्पिटिटिव जो बेनिफिट्स हैं उनमें संतुलन बिठाना विधि का काम होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो ये ड्यूटी उन्होंने जूरिस्ट की, विधि शास्त्रियों को ये ड्यूटी दी कि वो लीगल इंस्टीट्यूशंस और लीगल थ्योरीज के सोसाइटी पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट को स्टडी करें।
जो लीगल क्या कहेंगे आप इसको, विधिक संस्थान हैं जो, उनका क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पर, इस बात की का अध्ययन करें ज्यूरिस्ट्स, और क्या करें, देखें कि लोगों के हित आपस में टकरा तो नहीं रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो उनको रिलीफ किस तरीके से मिल सकती है, इस बारे में वो रिलीफ देने के बारे में बताएं, उसका सॉल्यूशन करें। और इसी को उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग या सामाजिक अभियांत्रिकी का नाम दिया। पाउंड ने कहा कि लोगों के जो बेनिफिट्स हैं, लोगों के जो हित हैं, वो आपस में ना टकराएं। ये बात कहते हुए पाउंड ने कहा कि लोगों के 3 प्रकार के हित हो सकते हैं जिसको विधि को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो पाउंड क्लासिफाइड द वेरियस इंटरेस्ट इनटू 3 पार्ट्स विच आर टू बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। उन्होंने कहा कि लॉ को, इसे विधि को, इन हितों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट हित होते हैं लोगों के, प्राइवेट हित जिसको आप कहेंगे कि पर्सनल हित या इंडिविजुअल के जो पर्सनल हित होते हैं। पर्सनल हित कौन से हो सकते हैं? एक जैसे फिजिकल डैमेज हो किसी को, शारीरिक क्षति हो किसी तरीके की लोगों को, या फिर पर्सनल हित हो सकता है जैसे फेम या डीफेम हो सकता है किसी का, किसी की मानहानि हो सकती है इसमें। तो ये प्राइवेट हित जो होते हैं उनको भी रक्षा करे, उनको प्रोटेक्ट करे लॉ। और इसके बाद सेकंड उन्होंने पब्लिक हित कहे, जो पब्लिक हित होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। और लास्टली उन्होंने कहा कि सोशल इंटरेस्ट जो होते हैं, सामाजिक हित जो होते हैं, उनको भी लॉ प्रोटेक्ट करे, और लॉ का, विधि का समाज में ये मेन टास्क होना चाहिए। अब एक इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि हित जो हैं लोगों के, जो बेनिफिट हैं लोगों के, जो भला करने वाली चीज़ें हैं, उन बेनिफिट्स को वैल्यू कैसे दें, उनको कैसे ये बताएं कि ये वाला हित तो फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए, ये थर्ड होना चाहिए। मतलब किस हित को हम प्राइमरी रखें, प्राथमिक बताएं, और किसको हम सेकेंडरी कर दें। इसके लिए अकॉर्डिंग टू पाउंड ने कहा कि उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हर समाज में, हर सोसाइटी में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ बुनियादी क्या बोलेंगे आप, धारणाएं होती हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जिन पर वो समाज टिका हुआ होता है। अगर वो आधार ना हो तो वो समाज बिखर जाए, वो रन नहीं कर सकता है समाज। और इन बेसिक रूल्स या बुनियादी धारणाओं में भी कुछ रूल्स, सब रूल्स होते हैं, कुछ और रूल्स इसके अंदर ऐसे होते हैं जो कि सभी समाजों पर लागू होते हैं, जो यूनिवर्सल होते हैं, कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर तो समाज रन कर ही नहीं सकता। तो उन यूनिवर्सल या उन सब रूल्स को, जो कि बेसिक रूल्स के भी सब रूल्स होते हैं, जो कि सभी समाजों पर लागू होते हैं, उनको उन्होंने नाम दिया ज्यूरल पोस्ट्यूलेट्स का, JURAL, ज्यूरल पोस्ट्यूलेट्स, POSTULATES, ज्यूरल पोस्ट्यूलेट्स नाम दिया, जिनको न्यायिक आधार तत्व कहा गया, न्यायिक आधार तत्व, ज्यूरल पोस्टुलेट्स का। तो वो कहते हैं कि जो ये ज्यूरल पोस्टुलेट्स उन्होंने 1 2 3 4 मैं बताती हूँ क्या है, कि ये तो हर समाज में होने ही चाहिए। मतलब इन सब का तो प्रोटेक्शन विधि को करना ही चाहिए। तो ये प्राइमरी बताए उन्होंने, प्राइमरी हित बताए किसी भी सोसाइटी के, जो ज्यूरल पोस्टुलेट्स होते हैं। तो नंबर 1 उन्होंने न्यायिक आधार तत्व जो बताए। तो न्यायिक आधार तत्व में पहला उन्होंने बताया कि सभ्य समाज में, जो आपकी हिंदी की बुक्स में लैंग्वेज आएगी उसमें ये वर्ड, ये लैंग्वेज बार बार आएगी, कि सभ्य समाज में मनुष्यों को ये धारणा करने में समर्थ होना चाहिए कि दूसरे उन पर इंटेंशनली आक्रमण नहीं करेंगे, इंटेंशनली अटैक नहीं करेंगे, कि साशय, कि जानबूझकर हमारे ऊपर वो अटैक नहीं करेंगे। तो ये जो लाइन आएगी बार बार हर पॉइंट में, कि सभ्य समाज में मनुष्यों को ये धारणा करने में समर्थ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक इस तरीके का एटमॉस्फेयर देना चाहिए लोगों को जिसमें वो इमेजिन कर सकें, कि जिसमें वो ये विश्वास कर सके एक तरीके से कि हम पर कोई भी मेंबर, दूसरा सोसाइटी का मेंबर हम पर जानबूझकर तो अटैक नहीं करेगा। फर्स्ट नंबर ज्यूरल पोस्टुलेट, फर्स्ट उन्होंने ये बताया कि ये तो विश्वास लोगों को होना ही चाहिए। तो ये फर्स्ट, प्राथमिक या प्राइमरी हित हैं लोगों के। और सेकंड उन्होंने कहा कि जो कुछ किसी ने अर्न किया है, कुछ अपनी मेहनत से कमाया है, उस पर उसी बंदे का कंट्रोल होना चाहिए, और उसको विश्वास होना चाहिए कि इस पर मेरा कंट्रोल है, इसको कोई नहीं लेगा। ये ज्यूरल पोस्टुलेट उन्होंने, जो न्यायिक आधार तत्व दूसरा उन्होंने बताया। और उन्होंने आगे बताया सभ्य समाज में मनुष्यों को ये धारणा करने में समर्थ होना चाहिए, फिर वही लैंग्वेज आएगी, कि जिन लोगों के साथ वो
व्यवहार कर रहे हैं समाज में, व्यवहार करने का मतलब होता है इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ इंटरेक्शन है उनका, वो गुड फेथ में उनके साथ व्यवहार करेंगे, वो सद्भावना पूर्वक उनके साथ व्यवहार करेंगे। इसका मतलब है कि जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम एक एक इंडिविजुअल को दूसरे से, वो फुलफिल होंगी। कि जो ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन को आप बोलेंगे एक युक्त या एक सही उम्मीद जो लोग दूसरों से करते हैं, वो उस उम्मीदों उन उम्मीदों पर वो पूरा उतरेंगे। तो ऐसा एक विश्वास लोगों को होना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, सिविलाइज सोसाइटीज़ जो होती हैं उसमें सब लोग केयरफुली काम करेंगे, सावधानी पूर्वक काम करेंगे। सभ्य समाज में हर बंदा, हर इंडिविजुअल सावधानी पूर्वक काम करेगा, जिससे कि दूसरों को कोई हार्म या दूसरों को कोई क्षति ना पहुंचे। ये धारणा करने में समर्थ होना चाहिए लोगों को। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सभ्य समाज में लोगों को ये धारणा करने में समर्थ होना चाहिए कि जो चीज़, वही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाली बात, कि अगर कोई ऐसी वस्तु हमारे नियंत्रण में है जो कि अगर एस्केप हो गई या निकल गई तो वो दूसरों को परेशान कर सकती है, दूसरों को वो हार्म पहुंचा सकती है, तो उसको हम अपने नियंत्रण में सही तरीके से रखें, जो आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पूरा बता चुकी हूँ वो। और वो क्या कहते हैं, बस इस तरीके के जो मेन बातें उन्होंने ये कही कि ये ड्यूरल पोस्टुलेट्स हैं, और ये अगर एक समाज में नहीं है तो विधि वहाँ पर उन्होंने डिनाई कर दी। उन्होंने कहा कि फिर विधि का कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर ये बुनियादी धारणाएं, जो बुनियादी आधार तत्व, न्यायिक आधार तत्व उन्होंने बताए, ड्यूरल पोस्टुलेट्स बताए कि ये यूनिवर्सल हैं और सभी समाजों में इनको प्राथमिक मतलब एक तरीके से प्राइमरी ज़रूरतें बताई लोगों की, और इनको पूरा करने में हर विधि को सक्षम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोगों, उन्होंने जो नंबर वाइज जो कहा वो मैं आपको पूरा बताती हूँ कि ये जो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि लॉ की ड्यूटी है कि वो लोगों के बेनिफिट्स ढूंढे। नंबर 1, शॉर्ट में आपको समराइज बताती हूँ इसमें क्या अपन ने देखा है, कि लॉ की ये ड्यूटी है कि वो नंबर 1 लोगों की बेनिफिट्स को ढूंढे, उसके बाद उन बेनिफिट्स को वो वैल्यू दे, उसके बाद उनको वैल्यू देने के बाद उनको फुलफ़िल करने के लिए उसने कहा कि ये फुलफ़िल करे। और लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर आपस में किसी के जो बेनिफिट्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं तो उनको किस तरीके से रिलीफ दिया जाए, ये जूरिस्ट का काम है, विधि शास्त्रियों का ये काम है कि वो उस तरीके के सॉल्यूशन को ढूंढें कि लोगों के जो बेनिफिट्स हैं वो आपस में टकराएं ना, और इसी को उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कहा। और ये जो ड्यूरल पोस्टुलेट्स के बारे में उन्होंने लास्ट में बताया, उन्होंने कहा कि जो ये ड्यूरल पोस्टुलेट्स बताए इन सब का प्राइमरी बेनिफिट्स माना जाए, इनको ड्यूरल पोस्टुलेट्स को प्राइमरी बेनिफिट्स लोगों का माना जाए, और विधि सुनिश्चित करे कि ये सभी लोगों को प्राप्त हों। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज सोशल इंजीनियरिंग बाय रॉस्को पाउंड। थैंक यू सो मच।